हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 कवर करेंगे। इसमें हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। इससे पहले इस सब्जेक्ट के पार्ट 1 पार्ट 2 को हमने कवर किया हूँ। जो भी नए फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, नेमेटोलॉजी या फिर वायरोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, नेमेटोलॉजी में हम नेमेटोड या सूत्रक्रम का अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी में हम विषाणु या फिर वायरस का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवकों में अभाव होता है। ऑप्शन है रूट्स, स्टेम, लीफ या फिर ऑल। तो कवकों में ना तो जड़ें पाई जाती हैं, ना ही तना पाया जाता, ना ही उसमें पत्तियां पाई जाती हैं। इसमें सभी का अभाव होता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल वाला सही होगा। इसमें रूट के स्थान पर राइजोइड्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि रूट के ही समान होती हैं, इसलिए उनको राइजोइड्स कहते हैं। लेकिन ये रूट्स नहीं होती, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवकों का वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन है स्पर्मेटोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर थैलोफाइटा। तो कवकों का वर्गीकरण थैलोफाइटा के अंतर्गत किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवक तंतुओं के जाल को कहते हैं। ऑप्शन है थैलस, माइसीलियम, कोनेडिया या फिर नानाब्देश। तो कवक तंतु जो पाए जाते हैं, इनके जाल जो जाल टाइप का बना लेते हैं, उसको कवक जाल या फिर माइसीलियम कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवकों में खाद्य संरक्षण का रूप है। ऑप्शन है सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च या फिर नानाब्देश। तो कवक जो होते हैं वो खाद्य को ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवकों का थैलस होता है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियल, अमीबॉयड, स्यूडोप्लाज्मोडियल, माइसीलियल या फिर ऑल। तो इसमें प्लाज्मोडियल अमीबॉयड भी होता है, स्यूडोप्लाज्मोडियल भी होता है और माइसीलियल भी होता है। तो इसमें सभी प्रकार का थैलस कवकों में देखने को मिलता है, इसलिए ऑल वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार का कवक जाल पटल में नहीं होता है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रोमाइसीलियम, सिनोसिटिक माइसीलियम, थैलस या फिर नानाब्देश। तो पटल में जिसका नहीं होता है, जिसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, या फिर जो एसेप्टेड माइसीलियम होता है, जैसे इस प्रकार का माइसीलियम है, इसमें कोई भी सेप्टा देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये दो प्रकार के हैं। अगर इसमें सेप्टा पाए जाते हैं तो वो सेप्टेड माइसीलियम हो जाता है। अगर जिसमें सेप्टा नहीं पाए जाते और वो इसमें बहुत सारे केंद्रक इस प्रकार से विन्यासित होते हैं, तो इस प्रकार के जो माइसीलियम होता है उसको हम सिनोसिटिक माइसीलियम के नाम से जानते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन है काइटिन, सेल्यूलोज, ग्लूकोमाइन या फिर मेलानिन। तो जो कवक होते हैं उसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन मैस्टिगोमाइकोटिना की एक क्लास है ओमाइसिटीज। इस क्लास के जितने भी फंगस होते हैं उसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की पाई जाती है, तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवकों के थैलस को दो भागों में विभाजित होने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है होलोकार्पिक, सेप्टेड, यूकार्पिक या फिर नानाब्देश। तो कवकों के दो भागों में विभाजित होने को हम यूकार्पिक के नाम से जानते हैं, हिंदी में अंशकाय फलिक कहते हैं। इसमें जो कवक का थैलस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो इसका वेजिटेटिव भाग होता है, वानस्पतिक भाग या वर्धी भाग, और दूसरा इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जननिक भाग। तो इस प्रकार से इनका जो थैलस होता है दो भागों में विभाजित होता है, तो उसको हम यूकार्पिक के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब कवक जाल कोशिका के अंदर पाया जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर इंटरसेलुलर माइसीलियम, इंट्रासेलुलर माइसीलियम, होस्ट या फिर यूकार्पिक। तो जब कवक जाल कोशिका के अंदर पाया जाता है तो उसको हम इंट्रासेलुलर माइसीलियम के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये कोशिकाएं हैं,
अगर कवक जाल इन कोशिकाओं के बीच से होता हुआ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर। अगर यहाँ पर जो स्थान दिखाई पड़ रहा है, अगर यहाँ पर कवक जाल पाया जाता है तो उसको हम इंटरसेलुलर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, छिद्रित पट पाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर ट्राइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइकोटिना, ड्यूटोरोमाइकोटिना, जियोट्राइकम। तो जो छिद्रित पट होते हैं वो जियोट्राइकम में पाए जाते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जबकि ट्राइकोमाइसिटीज में जो सेप्टा होते हैं वो बॉर्डर पिट टाइप सेप्टा होते हैं, लेकिन जो एस्कोमाइकोटिना है इसमें जो सेप्टा होते हैं वो सिंपल प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं, जिसको हम एस्कोमाइसिटियन टाइप सेप्टा भी कहते हैं। ये एस्कोमाइकोटिना में भी पाए जाते हैं और बेस्डियोमाइकोटिना में भी देखने को मिलते हैं। जबकि डोलीपोर जो सेप्टा होते हैं या ढोल छिद्री पट होते हैं वो बेस्डियोमाइकोटिना में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में अविकल्पी परजीवी कौन है। ऑप्शन है यहाँ पर एल्बिगो, पेरिनोस्पोरा, पक्सिनिया या फिर आल। तो अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं, जो सिर्फ लिविंग होस्ट से, जो जीवित परपोषी होता है उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको अविकल्पी परजीवी कहते हैं। अर्थात इनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। तो इसमें एल्बिगो भी आता, पेरिनोस्पोरा भी आता और पक्सिनिया भी आता है। तो इसमें सभी आ जाते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आल वाला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोब गलिया त्यौहार संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर खैरा डिजीज ऑफ राइस, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, व्हीट रस्ट या फिर सिट्रस कैंकर। तो जो रोब गलिया त्यौहार है ये रोम के निवासी मनाते हैं। वहाँ पर रोबिगस और रोबिगो नाम के दो रस्ट देवता माने जाते थे, उनकी पूजा की जाती थी। अगर माना जाता था अगर ये दोनों देवता रस्ट वाले रूट से जाते हैं तो वहाँ पर कीट रोग का प्रकोप होता था जो कि गेहूं में लगता था, इसलिए व्हीट रस्ट इसी से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कुल पेरिनोस्पोरेल्स में आते हैं। ऑप्शन है पिथियेसी, एल्बोजिनेसी, पेरिनोस्पोरेसी या फिर ऑल। तो ऑर्डर पेरिनोस्पोरेल्स में तीनों फैमिली आ जाती हैं, पिथियेसी, एल्बोजिनेसी, पेरिनोस्पोरेसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पिथियेसी में पीथियम और फाइटोप्थोरा नामक दो फंगस आते हैं, एल्बोजिनेसी में एल्बिगो आता है और पेरिनोस्पोरेसी में पेरिनोस्पोरा और स्क्लेरोस्पोरा दो फंगस मेन आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे स्पोर जिनमें गतिशीलता होती है। ऑप्शन है ओ स्पोर, जो स्पोर, कोनेडिया या फिर जाइगोस्पोर। तो ऐसे स्पोर जिनमें गतिशीलता होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, जो स्पोर में क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, कशाविकाएँ पाई जाती हैं जिसके कारण ये गतिशील होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो स्पोर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोनेडिया उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर एक्सोजिनस, एंडोजिनस, बोथ ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो कोनेडिया होते हैं वो कोनेडियोफोर पर बाहर की तरफ उत्पन्न होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एक्सोजिनस वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है ईजे बटलर, स्मिथ एंड डॉन डिबेरी या फिर कॉर्नलिनियस। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन कॉर्नलिनियस के द्वारा किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्विनाम पद्धति के लिए कौन सी भाषा आवश्यक है। ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक या फिर जर्मन। तो द्विनाम पद्धति के लिए लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो जीनस और स्पीशीज लिखे जाते हैं और लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, जो कि हमेशा तिरछे लिखे जाते हैं। तो इसमें लैटिन भाषा आवश्यक, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कवकों के लैंगिक जनन की कड़ी नहीं है। ऑप्शन है प्लाज्मोगैमी, मियोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन या फिर कैरियोगैमी। तो इसमें जो लैंगिक जनन होता है उस मेनली 3 चरणों में होता है। एक होता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा होता है कैरियोगैमी और तीसरा होता है मियोसिस। तो इसमें माइटोटिक डिवीजन नहीं आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्रियाशील केंद्रकों का समागम कहलाता है। ऑप्शन है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, ऑटोगैमी या फिर हेट्रोगैमी। तो 2 क्रियाशील अगर केंद्रक आपस में समागम करते हैं, संलयन करते हैं, तो उसको हम कैरियोगैमी या
केंद्रक संलयन के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवकों में परालैंगिक चक्र की खोज किसने की? कवक ऑप्शन है यहाँ पर पोंटेकार्वो, एंड्रोपर, विटेकर, लिनियस या फिर बार्केली। तो कवकों में जो परालैंगिक या फिर पैरासेक्सुअल साइकिल की जो खोज है वो पेंटो, कोरवा और रोपर के द्वारा की गई, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक थैलस पर नर एवं मादा लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन है डायोसियस, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल या फिर गाइनोसियस। तो अगर एक ही थैलस पर नर एवं मादा अंग दोनों उपस्थित होते हैं तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोसियस के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर दोनों अलग अलग थैलस पर उत्पन्न होते हैं तो उसको हम डायोसियस के नाम से जानते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी कवक मादा युग्मक है? ऑप्शन है एंथ्रीडियम, स्पोरेंजिया या फिर कुनेडियम या फिर ओगोनियम। तो कवक मादा जो युग्मक होता है या फीमेल गैमेटेंजिया होती है उसको हम ओगोनियम के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर नर युग्मक या फिर मेल गैमेटेंजिया की बात करें तो वो एंथ्रीडियम है, तो यहाँ पर दोनों याद रखेंगे। मेल गैमेटेंजिया को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, जबकि मादा जो युग्मक है या फिर जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसको हम ओगोनियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइटोप्थोरा संबंधित है। ऑप्शन है एस्कोमाइकोटिना, वेस्टियोमाइकोटिना, मैस्टिगोमाइकोटिना या फिर ड्यूटोरोमाइकोटिना। तो जो फाइटोप्थोरा है वो मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कवकों का अलैंगिक बीजाणु है। ऑप्शन है कुनेडियम, माइटोस्पोर्स, जूस्पोर या फिर ऑल। तो इसमें जो अलैंगिक बीजाणु हैं तो इसमें कुनेडियम भी अलैंगिक है, माइटोस्पोर जो कि माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तो ये अलैंगिक जनन में होता तो इसको माइटोस्पोर कहते हैं। जो स्पोर भी अलैंगिक स्पोर है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समथैलेसी कवक है। ऑप्शन है पीथियम टिबेरियनम, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, एस्टिलेगोसेगेटम टेट्टिसाई, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टेट्टिसाई। तो जो समथैलेसी कवक हैं उसको हम कहते हैं जिनमें लैंगिक जनन एक बीजाणु से बने अकेले थैलस में होता है, उसको हम समथैलेसी कवक के नाम से जानते हैं, अर्थात वो मोनोसियस होता है। तो ये पीथियम टिबेरियनम में समथैलेसी कवक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर विषम थैलेसी की बात करें तो विषम थैलेसी जो कवक होते हैं वो लैंगिक जनन के लिए उसमें दो भिन्न भिन्न निषेच थैलस की आवश्यकता होती है, अर्थात वो डायोसियस प्रकार के होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस आ जाते हैं, एस्टिलेगोसेगेटम टेट्टिसाई है, ग्रैमिनिस पक्सिनिया ग्रैमिनिस टेट्टिसाई। तो इसमें जो समथैलेसी पूछा गया तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब नवीन कोनेडिया शिखर पर बनती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बेसिपिटल चेन, क्रिस क्रॉस चेन, एक्रोपेटल चेन या फिर जिगजैग चेन। तो जब नवीन कोनेडिया शिखर पर बनती है तो उसको हम एक्रोपेटल चेन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए ये कोनेडियोफोर है और यहाँ पर कोनेडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर जो ये ऊपर वाली जो कोनेडिया है अगर ये न्यू है तो इसको इस कंडीशन को हम एक्रोपेटल बोलते हैं। अगर बेस वाली अगर न्यू है तो उसको हम बेसिपेटल चेन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक एस्कस में कितने बीजाणु उत्पादित होते हैं? ऑप्शन है 2, 8, 4 या फिर 12। तो एक एस्कस होता है इसमें 8 बीजाणु की उत्पत्ति होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 8 बी वाला सही होगा। एस्कोस्पोर की संख्या इसमें 8 होती है। अगर बेसिडियम स्पोर की बात करें तो वहाँ पर जो बेसिडियो स्पोर बनते हैं वो 4 बनते हैं। अगर एस्कोस्पोर पूछता तो 8, अगर बेसिडियो स्पोर पूछता है तो वहाँ पर 4 होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुकुलन से उत्पन्न हुए बीजाणुओं को कहते हैं। ऑप्शन है ओस्पोर, क्लैमाइडोस्पोर, आर्थ्रोस्पोर या फिर ब्लास्टोस्पोर। तो मुकुलन से जो उत्पन्न हुए बीजाणु होते हैं उसको ब्लास्टोस्पोर के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्लैम कनेक्शन पाया जाता है। ऑप्शन है बेस्टियोमाइकोटिना, एस्टकोमाइकोटिना, ओमाइसिटीज या फिर ऑल। तो क्लैम कनेक्शन बेस्टियोमाइकोटिना में पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।